वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। आज हम बात करेंगे तुर्कों के विरुद्ध भारतीयों की असफलता के कारण। हमने पीछे दो अध्याय में देखा कि किस प्रकार महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए और अपने इन आक्रमणों के दौरान वो भारतीयों को पराजित करने में असफल रहे। ऐसी बात नहीं है कि भारतीयों में देशभक्ति कोई कम मात्रा में थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों तुर्क आखिरकार भारतीयों के विरुद्ध सफल हुए, हम इसके कुछ कारण, उनका मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारण जो हैं इसके पीछे उन्हें देखते हैं, और इसमें सबसे पहला प्रमुख कारण जो है वो रहा उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की, जो भारतीय शासकों के द्वारा अवहेलना की गई। नो कंसर्न फॉर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स। अब देखिए कि भारत में तुर्कों की सफलता का ये एक मुख्य कारण रहा। भारतीय शासकों द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा की अवहेलना की गई थी। अब देखिए कि निरंतर आक्रमण जो है, महमूद गजनवी हो चाहे मोहम्मद गौरी हो, इस दिशा से उनके निरंतर आक्रमण होते रहे, लेकिन किसी भी शासक ने इस दिशा से सीमा को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि यह सीमा जो थी यह विदेशी आक्रमणकारियों के लिए हमेशा खुली रही। भारतीय शासकों ने आक्रमणकारियों को रोकने का कभी प्रयास नहीं किया, तो इन परिस्थितियों में तुर्कों की सफलता निश्चित थी। अब अपनी कुछ कमजोरियां भी भारत में थी राजनीतिक तौर पर, और उसका सबसे बड़ा कारण जो हम देखते हैं वो था भारत में राजनीतिक एकता का अभाव, लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब तुर्क आक्रमणकारियों के समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। सारा देश छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। इन रियासतों के शासक भी आपसी झगड़ों में उलझे हुए थे और इस प्रकार अपनी शक्ति व्यर्थ ही गंवा रहे थे। वे विदेशी आक्रमणकारियों का कभी भी एकजुट होकर विरोध नहीं करते थे और अकेले ही लड़ते हुए पराजित होते और मार खाते रहे। इसके अलावा राजपूत राजा अपने झूठे गौरव के कारण किसी एक राजपूत सरदार के नेतृत्व में शत्रु का सामना करना अपने लिए अपमानित समझते थे। अब प्रत्येक भारतीय राजपूत शासक के अंदर अपने अन्य राजपूत भाइयों के शासन को हड़प लेने की इच्छा थी, इसीलिए उनकी आपस में कोई संधि वगैरह भी नहीं, उनकी आपस में कभी बनती भी नहीं थी। तो इस दिशा में राजपूतों का पराजित होना स्वाभाविक ही था। अब सिर्फ यही नहीं है, कई ऐसे मौके भी आए जब एक या दो राजपूत शासक वो भारतीय शासकों के विरुद्ध आक्रमणकारियों की सहायता के लिए उतर जाते थे। तो सीवी वैद्य के अनुसार इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि राजपूत राज्य शहाबुद्दीन के आगे उसी प्रकार परास्त हुए जिस प्रकार नेपोलियन के आगे जर्मन राज्य। तीसरा कारण है राजपूत शासकों में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी, लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप एंड फार साइटेडनेस अमंग द राजपूत रूलर्स। यद्यपि राजपूत शासक बड़े वीर थे, बड़े पराक्रमी थे, परंतु उनमें दूरदर्शिता का हमेशा अभाव रहा। वे लड़ाई के समय कोई रणनीति नहीं बनाते थे। उन्होंने शत्रु को सीमा पर रोकने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने शत्रु पर आक्रमण करने की भी कभी पहल नहीं की, बल्कि वे उस समय ही मुकाबले के लिए तैयार होते थे जिस समय शत्रु उन पर आक्रमण कर देता था। जिस समय शत्रु किसी पड़ोसी शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा होता, तो भी
वे अपनी रक्षा के लिए कभी कोई तैयारी नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी सफलता संभव नहीं थी। प्रोफेसर हबीबुल्लाह के शब्दों में, विदेशी आक्रमणकारियों को आक्रमण की नीति से पराजित किया जा सकता था, परंतु राजपूत योद्धा प्राय आत्मरक्षा के लिए ही युद्ध लड़ते थे। तो इनकी जो सेल्फ डिफेंस की पॉलिसी है वो यहां घातक सिद्ध हुई। आगे राजपूतों की सामंतवादी प्रणाली, फ्यूडल सिस्टम ऑफ द राजपूत। राजपूतों की सामंत प्रथा भी उनकी पराजय का एक प्रमुख कारण बनी। इस प्रणाली के अनुसार सामंत सेना तैयार करते थे, जिसके लिए उन्हें राज्य की ओर से जागीरें दी जाती थीं। ये सामंत आवश्यकता पड़ने पर शासक को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। इस प्रकार शासक ज्यादातर सामंतों पर ही निर्भर रहते थे, परंतु ये सामंत अपने राजा के प्रति वफादार नहीं थे। अधिक शक्तिशाली हो जाने पर वे अक्सर विद्रोह कर देते और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। शासक भी अपनी कमजोर स्थिति के कारण सामंतों के विद्रोह का दमन करने में असमर्थ रहते थे। तो इस स्थिति में राजपूतों के लिए विदेशी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाना काफी कठिन हो गया था। आगे प्रशासन संबंधी दोष, डिफेक्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजपूत प्रशासन पद्धति में अनेक दोष व्याप्त थे। राजपूत प्रशासन में साधारणतया उच्च पद पैतृक थे, हेरेडिटरी जिसे हम कहें। इस तरह साधारण जनता को प्रशासनिक मामलों में अलग रखा गया था। प्रशासन में उच्च पद भी सीमित थे, जो पिता के बाद प्राय पुत्र को ही दिए जाते थे। किसी सेनापति की मृत्यु के बाद उसका स्थान उसके पुत्र को दे दिया जाता था, भले ही उसमें सैनिक योग्यता हो या ना हो। तो इन दोषों ने राजपूतों की प्रशासनिक प्रणाली और सैनिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। आगे हम सैनिक कारण जो हैं इस पराजय के पीछे वो देखते हैं, क्योंकि प्रमुख तौर पर ये पराजय जो है, ये असफलता जो है भारतीय शासकों की, ये सैनिक कारणों को इसमें ज्यादा अहमियत दी जा सकती है। तो पहला है लैक ऑफ रेगुलर आर्मी, स्थायी सेना का अभाव। राजपूत राजाओं के पास नियमित, स्थायी तथा शक्तिशाली सेना नहीं होती थी। लड़ाई के समय वे सामंतों पर निर्भर करते थे। विभिन्न सामंतों के सैनिकों का भी आपस में कोई तालमेल नहीं रहता था। इसके अलावा सामंत अक्सर स्वार्थी होते थे तथा राजा के लिए अधिक उत्साह के साथ नहीं लड़ते थे। दूसरा, लैक ऑफ नेशनल स्पिरिट इन दी आर्मी, सेना में राष्ट्रीय भावना का अभाव। अब राजपूत सेना में राष्ट्रीय भावना का बहुत अभाव देखा जाता था। उनमें तुर्क सेना जैसी एकता, उत्साह तथा धार्मिक जोश की बहुत कमी थी। वे राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि शासक या सामंत के लिए लड़ते थे, जो उन्हें वेतन देता था। जब शासक लड़ाई में मारा जाता था या घायल हो जाता था तो सारी सेना में भगदड़ मच जाती थी। राजा जयचंद, आनंदपाल आदि की पराजय का मुख्य कारण भी यही रहा। आगे है इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम ऑफ द राजपूत्स, राजपूतों की घटिया सैनिक प्रणाली। राजपूतों की सैनिक प्रणाली पुरातन व्यवस्था पर आधारित थी। इनकी युद्ध कला भी दोषपूर्ण थी। इनके शस्त्र भी पुरातन ढंग के थे, जो शत्रु के सामने अक्सर प्रभावहीन सिद्ध होते थे। दूसरी ओर तुर्क सेनाएं संख्या में कम होने के बावजूद अपनी उत्तम युद्ध कला तथा उत्तम शस्त्रों के कारण शत्रु पर हमेशा हावी रही। देखिए, पानीपत तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई,
उसमें मोहम्मद गौरी तो 90,000 सैनिकों के साथ आया, जबकि पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में उस समय 3 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। आगे है राजपूतों का छल कपट में अविश्वास। नो बिलीफ ऑफ द राजपूत इन अनफेयर मीन्स। अब राजपूत उच्च आदर्शों के आधार पर लड़ते थे। घायल या निहत्थे शत्रु पर आक्रमण करना उनकी युद्ध कला के अंग नहीं थे। शत्रु पर छल कपट से विजय प्राप्त करने में भी वो संकोच करते थे। दूसरी ओर तुर्क आक्रमणकारी युद्ध जीतने के लिए हर संभव ढंग अपनाते थे। और जैसे कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो वार में तुर्क आक्रमणकारी जो थे वो हमेशा हर संभव ढंग, चाहे वो उचित है अनुचित है, उसे वो अपनाया करते थे, क्योंकि उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम रहता था कि हमने इस लड़ाई को जीतना है। आगे है बेटर मुस्लिम कैवेलरी। तुर्कों की श्रेष्ठतम घुड़सवार सेना। अब तुर्क सेना में घुड़सवार सेना को विशेष स्थान प्राप्त था। इसका कारण यह था कि वे तेजी से घूमकर शत्रु पर शीघ्र वार कर सकते थे, जबकि राजपूत हाथियों को अपनी सेना का एक आवश्यक अंग मानते थे। परंतु ये युद्धों में उपयोगी सिद्ध होने की अपेक्षा अक्सर हानिकारक ही सिद्ध हुए। कई बार तो हाथी डर कर पीछे भाग जाते थे तथा अपने ही सैनिकों को पैरों तले रौंद देते थे। 1008 ईस्वी में महमूद के विरुद्ध लड़ते हुए आनंदपाल का हाथी बारूद के एकाएक फटने के कारण डरकर रण क्षेत्र से भाग निकला था। तो इस तरह से आप देखिए कि हाथी सेना जो है, जो राजपूत शासकों के सबसे ज्यादा विश्वसनीय सेना का अंग था, वो किस प्रकार उनके लिए नुकसानदायी साबित होता रहा। आगे राजपूत वर ऑलवेज ऑन द डिफेंसिव। राजपूतों का आक्रमणकारी ना होना। राजपूत कभी भी शत्रु पर आक्रमण करने की पहल नहीं करते थे, बल्कि तुर्क जब भी योग्य अवसर देखते थे आक्रमण कर देते थे। इसके अलावा राजपूत तुर्कों को पराजित करने के बाद भी उनका पीछा नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप किसी लड़ाई में हारने के बाद भी मुस्लिम सेना की ज्यादा हानि नहीं होती थी। आगे है दोषपूर्ण भर्ती की प्रणाली, डिफेक्टिव रिक्रूटिंग ग्राउंड। अब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इससे इन राज्यों में सेना की भर्ती का क्षेत्र भी सीमित था। राजपूत समाज जाति प्रधान था तथा सैनिक कार्य केवल क्षत्रियों के लिए ही सीमित था। परिणामतः अन्य जातियों के वीर योद्धाओं का होना बहुत कठिन होता था। इसके विपरीत मुसलमानों के लिए सेना में भर्ती संबंधी कोई सीमितता ना थी। इसका नतीजा ये निकला कि बड़ी संख्या में मुस्लिम सेना में भर्ती के लिए तैयार रहते थे तथा युद्धों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने को उत्सुक रहते थे। आगे है स्पाई सिस्टम ऑफ द टर्क्स। गुप्तचर व्यवस्था तुर्कों की जो थी, तो मुसलमानों की गुप्तचर व्यवस्था राजपूतों की अपेक्षा बहुत कुशल थी। तुर्क जासूस राजपूतों की आंतरिक व्यवस्था और सैनिक शक्ति का पूरा पूरा पता लगा लेते थे। कई बार तो वे शत्रु पक्ष के सेनापतियों को लालच देकर अपने साथ ही मिला लेते थे, परंतु राजपूत तुर्कों की युद्ध कलाओं की तथा तैयारियों की कभी भी जानकारी प्राप्त न कर सके। तो तुर्कों की यह प्रणाली राजपूतों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। आगे हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारणों की। तो इसमें सबसे पहला कारण जो है वो है हिंदुओं में जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम अमंग द हिंदूज।
अब तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय का वास्तविक कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था तथा उसमें द्वेष पैदा करने वाला जातीय भेद माना जाता है। उस समय हिंदू समाज अनेक जातियों में बंटा हुआ था। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ घृणा का व्यवहार करते थे। परिणामतः वे कभी भी संगठित नहीं हो पाते थे। इसके अलावा जाति प्रथा के अनुसार युद्ध करना केवल क्षत्रियों का ही उत्तरदायित्व माना जाता था। अन्य जातियों के लोग विदेशियों का विरोध करना अपना कर्तव्य नहीं समझते थे। इसके विपरीत तुर्कों का सामाजिक संगठन बहुत उत्तम था। उनमें ऊंच नीच का कोई भी प्रश्न नहीं था। लेनपूल ने तो यहां तक लिखा है, द मुस्लिम किंग्स formed in a way a caste, the caste of Islam, a fellowship of equal brotherhood, unsurpassed in coherence and strength in all the world. मतलब कि उनमें एक ही जाति थी और वो जाति थी इस्लाम। यह समान भाईचारे का एक ऐसा समाज था जिसका एकता और शक्ति में कोई मुकाबला नहीं था, कोई उसमें समानता नहीं थी। तो दूसरा है विदेशों के साथ संपर्क टूटना, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। राजपूत अपनी सभ्यता और धर्म को विश्व में सर्वोत्तम मानते थे, इसलिए उन्होंने विदेशों के साथ संपर्क रखना छोड़ दिया। उनका विचार था कि सिंध नदी के पार देशों के सभी लोग मलेच्छ हैं। उन्होंने विदेशों के साथ अपना संबंध तोड़ लिया था। परिणाम स्वरूप वे दूसरे देशों में विकसित हो रहे नवीन शस्त्रों तथा नवीन युद्ध कला से पूरी तरह अनजान बने रहे। जब मुसलमानों ने युद्ध में नवीन शस्त्र प्रयोग किए तो भारतीयों की पराजय लाजमी हो गई। अगला है मुसलमानों का धार्मिक जोश, रिलीजियस जील ऑफ द मुस्लिम्स। राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की विजय का एक प्रमुख कारण उनका जोश था। वे भारत में लड़ने वाली हर लड़ाई को धर्म के लिए मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि वे इसमें सफल हों तो उन्हें गाजी पद प्राप्त होगा तथा यदि वे लड़ाई में वीरगति को प्राप्त होंगे तो उन्हें जन्नत अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। उनका धार्मिक जोश युद्ध के लिए उनके अंदर असीम शक्ति भर देता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी लिखते हैं कि इस्लाम इंस्पायर्ड इट्स फॉलोअर्स विद द फैनेटिक जील ऑफ द मिशनरी which made them stand as one man for the propagation and defense of their faith. दूसरी ओर हिंदू शासक तथा प्रजा मंदिरों का निर्माण करना तथा मूर्तियों की स्थापना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे तथा देश की रक्षा की ओर से उदासीन बने रहे। अगला है भारतीयों में अहिंसा का सिद्धांत, बिलीफ इन नॉन वायलेंस अमंग द इंडियंस। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रभाव में भारत में अहिंसा का सिद्धांत बहुत विकसित हो गया। इसके प्रभाव में भारतीयों में सैनिक मामलों के प्रति दिलचस्पी समाप्त हो गई और वे अपना अधिकतर समय धार्मिक वाद विवाद तथा अन्य धार्मिक मामलों में लगाने लगे। इसलिए उन्होंने राजनीतिक मामलों पर विचार करना ही बंद कर दिया। आगे है हिंदू लोगों में अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस अमंग द हिंदूज। हिंदुओं में बहुत से अंधविश्वास प्रचलित हो चुके थे। मध्यकाल में उनमें यह अंधविश्वास फैल गया था कि कलयुग में उनकी विदेशियों के हाथों पराजय निश्चित है। वे सोचते थे कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो इस अंधविश्वास ने उन्हें कायर बना दिया था।
अतः वे विदेशियों का विरोध करने की अपेक्षा उनके आगे आत्मसमर्पण कर देते थे। आगे है रिबेलियस एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, देशद्रोही तत्व। भारतीयों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता का एक अन्य कारण यहां मौजूद देशद्रोही तत्व भी थे। ये लोग आक्रमणकारियों को अच्छा मानते थे तथा मुख्य रूप से शत्रुओं की सहायता करने लगे थे। वे आक्रमणकारियों को यहाँ की भौगोलिक तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देकर उनके लिए विजय मार्ग खोल देते थे। इस प्रकार वे देशद्रोही भी राजपूतों की पराजय का कारण सिद्ध हुए। आगे हम आर्थिक कारण जो हैं वो देखते हैं कि भारत की आर्थिक समृद्धि तुर्क आक्रमणकारियों को अपनी ओर निरंतर आकर्षित करती रही। अनेक राज्य अपार संपत्ति के भंडार थे। इसकी प्राप्ति के लिए गजनवी तथा गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। संपत्ति की तीव्र इच्छा ही उनकी विजय का कारण बनी। तुर्क सैनिक ये भली भांति जानते थे कि भारत विजय के पश्चात उनके हाथ काफी धन आएगा, अतः वे बड़े जोश के साथ लड़ते थे। तुर्कों ने भारत से दौलत लूटकर अपनी सैनिक शक्ति को बहुत संगठित कर लिया था। राजपूत सैनिक इस शक्तिशाली सेना का मुकाबला न कर सके, तो राजपूत शासकों ने कभी भी अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। अतः यही सब उनकी पराजय के कारण बने। आगे हम देखते हैं कुछ अन्य कारण। इनमें एक है तुर्कों में जो दास प्रथा प्रचलित थी, स्लेव सिस्टम। तो मुसलमानों में प्रचलित दास प्रथा भी उनकी विजय का एक बड़ा कारक साबित हुई। तुर्क शासक अपने पास बड़ी संख्या में दास रखते थे तथा उन्हें योग्यता के अनुसार उच्च पद भी प्रदान किया करते थे। कई बार दास सुल्तान के बेटों से भी योग्य निकलते थे तथा अपने स्वामियों के लिए बलिदान देने को तैयार रहते थे। भारत विजय के कार्य में कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इख्तियारुद्दीन बख्तियार खलजी नामक दो दासों ने मोहम्मद गौरी की विजयों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके उलट राजपूत शासक सामंतों पर निर्भर रहते थे, परंतु ये सामंत भी अधिकतर धोखेबाज सिद्ध हुए। दूसरा है मुसलमानों के लिए जलवायु संबंधी समस्याएं, क्लाइमेटिक पोजीशन ऑफ फॉर द मुस्लिम्स, स्थिति जो है जलवायु संबंधी। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मत है कि मुस्लिम आक्रमणकारी शीत प्रदेशों के वासी थे, इसलिए भारतीयों की अपेक्षा वे अधिक बलशाली तथा फुर्तीले थे, परंतु उनका मत निरर्थक प्रतीत होता है। दरअसल अंग्रेजों के अधीन भी भारतीय सेनाओं ने विश्व के विभिन्न जलवायु वाले प्रदेशों में अपनी शक्ति का प्रमाण दिया था। तो कारण यह माना जाता है, लेकिन इसे ज्यादातर इतिहासकार ज्यादा अहमियत नहीं देते। तो आगे है भारतीयों के गलत अनुमान, मिसकैलकुलेशंस ऑफ द इंडियंस। तो भारतीय शासक मुस्लिम आक्रमणकारियों के चरित्र का कभी भी उचित मूल्यांकन नहीं कर सके। प्रत्येक आक्रमण के बाद वे यही सोचते थे कि आक्रमणकारी अब कभी नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने शत्रु के संभावित आक्रमण के विरुद्ध कभी भी नवीन योजना बनाने का प्रयास ही नहीं किया। दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारी बार बार आते रहे तथा भारतीयों को हर बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसके बावजूद भी भारतीय शासकों ने
अपने सोचने का ढंग बिल्कुल नहीं बदला। ताकि जनहितैषी कार्यों की अवहेलना, लैक ऑफ पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। राजपूत प्रशासन व्यवस्था निरंकुशता पर आधारित थी। शासक वर्ग प्रजा के हितकारी कार्यों की सदा अवहेलना करते रहे एवं सभी राज्य कार्य स्वार्थी हितों को ध्यान में रखकर ही करते थे। यूं भी भारतीयों का संघर्ष केवल संकुचित स्वार्थों का टकराव मात्र बनकर रह गया था। परिणाम स्वरूप आम जनता ने तुर्क आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में अपने शासकों को पूर्ण सहयोग नहीं दिया। तो ये थे कुछ कारण। तो इनसे स्पष्ट है कि तुर्कों की युद्ध कला और सैनिक संगठन राजपूतों की अपेक्षा बहुत उत्तम थे। यद्यपि राजपूत वीर योद्धा तथा तलवार के धनी थे, तो भी वे आक्रमणकारियों के विरुद्ध हमेशा प्रभावहीन सिद्ध हुए और प्रत्येक बार पराजित हुए। अपनी निरंतर सफलताओं के बल पर ही तुर्क भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। तो ये था हमारा टॉपिक कि भारत में राजपूतों के विरुद्ध तुर्क सफल क्यों हुए, या यूं कह लें कि तुर्कों के विरुद्ध भारत में राजपूतों की असफलता के क्या कारण रहे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया, इसे लाइक करें और अपने सर्कल में भी इसे शेयर करें। आगे हम अगला टॉपिक जो है वो लेकर आएंगे। थैंक यू।